हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट को। ये जो 40 क्वेश्चंस रहेंगे इस प्रैक्टिस सेट में, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में लिए गए हैं। तो आप कॉपी और पेन को लेकर के बैठ जाइएगा और इस प्रैक्टिस सेट को अपने एग्जाम से पहले का एग्जाम मान करके जो है परफॉर्म कीजिएगा और देखिएगा कि इन 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अब बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट इज द नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सेट निम्नलिखित में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। तो इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके स्टॉक एक्सचेंज को सेट के नाम से जाना जाता है। तो थाईलैंड। थाईलैंड का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको सेट के नाम से जाना जाता है, मीन्स थाईलैंड स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1975 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। बात करें ताइवान की, ताइवान का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसे ताइवान स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है TWSE। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसे फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है काफ़ी पहले हो चुकी है, 1585 में। बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसे B3 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से। B3 के नाम से जाना जाता है। और B3 की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो फुल फॉर्म है वो ब्राज़ीलियन लैंग्वेज में है। इसकी फुल फॉर्म होती है ब्राज़ील बोल्सा बाल्को सा साओ पाउलो। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोवेस्पा भी कहा जाता है, बोवेस्पा भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1890 में हुई थी। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। थाईलैंड का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसे सेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत ने अपना जो पहला परमाणु परीक्षण किया था ये किया था 18 मई 1974 में। कब किया था। 18 मई 1974 में जो है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। और कहाँ पर किया था। तो राजस्थान के पोखरण में किया था। इसे नाम क्या दिया गया था। तो इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो है इसको नाम दिया गया था। दूसरा परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा कब किया गया था। तो 13 मई 1998 में जो है भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। और कहाँ पर किया था। तो सेम जगह राजस्थान के पोखरण में किया था, जिसमें भारत ने 5 अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किए थे। और उसके बाद भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया था। और इन परमाणु परीक्षणों के बाद भारत को दुनिया भर में एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा, भारत के द्वारा अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था। 18 मई 1974 को किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हुज कोर्ट डिड धन्वंतरी एंड कालिदास लिव। धन्वंतरी तथा कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, धन्वंतरी और कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे धन्वंतरी और कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे और इन 9 रत्नों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से नवरत्न थे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला है अमर सिंह जो है ये संस्कृत के विद्वान थे और कवि थे, यानी कि संस्कृत स्कॉलर और पोएट थे अमर सिंह। दूसरा है धन्वंतरी जो है ये फेमस फिजिशियन थे। नेक्स्ट है कालिदास जो है ये पोएट थे और प्ले राइटर, यानी कि जो नाटक लेखक होते हैं वो थे कालिदास। नेक्स्ट है वराहमिहिर जो है ये एस्ट्रोनॉमर थे, यानी कि ज्योतिष थे। नेक्स्ट है हरिसेन जो है ये पोएट थे और राइटर थे। नेक्स्ट है वरुरुचि
वरुरुचि। वरुरुचि जो है ये ग्रामेरियन यानी कि व्याकरण के विद्वान थे और संस्कृत के विद्वान थे वरुरुचि। नेक्स्ट है वेताल भट्ट। वेताल भट्ट, वेताल भट्ट जो है ये जादूगर थे यानी कि मैजिशियन थे। नेक्स्ट है छपणक। छपणक KSHAPANAKA, छपणक। छपणक था इनका नाम। छपणक जो है ये एस्ट्रोलॉजर थे। नेक्स्ट है शंकु। शंकु, शंकु जो है ये क्या थे, आर्किटेक्ट थे। आर्किटेक्ट थे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये नवरत्न थे किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो इनमें से आ जाएगा हमारा धन्वंतरी और कालिदास भी किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हिस्टोरियन कॉल्ड बहादुर शाह एज शाह ए बेखबर। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था। तो बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहा था खफी खान ने। किसने, खफी खान ने कहा था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन द बंगाली लैंग्वेज। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था दिग्दर्शन। दिग्दर्शन जो है ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसे बैप्टिस्ट मिशनरी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और कब प्रकाशित किया गया था, तो 13 मई 1818 को जो है इसको पब्लिश किया गया था। और इसे भारतीय भाषा में, किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र माना जाता है दिग्दर्शन को। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दिग्दर्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैले कमीशन वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसरॉय। रैले कमीशन का गठन किस वाइसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, रैले कमीशन का गठन कब किया गया था, तो 1902 में जो है रैले कमीशन का गठन हुआ था। और उस समय भारत के वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था ये 1899 से 1905 तक था। तो उस समय भारत के वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रोकन विंग। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो ब्रोकन विंग जो पुस्तक है ये लिखी गई है सरोजिनी नायडू के द्वारा। किसके द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है ब्रोकन विंग पुस्तक। और इन्होंने इसे 1915 से 1916 में लिखा था, ब्रोकन विंग पुस्तक को। इसके लेखक हैं सरोजिनी नायडू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फाउंडेड द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना की गई थी आनंद मोहन बोस के द्वारा। आनंद मोहन बोस ने 1872 में इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना की थी। और उनके द्वारा इस संगठन की स्थापना क्यों की गई थी, तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटेन में जो भारतीय लोग रहते थे उनके बीच राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी इंडियन सोसाइटी संगठन की। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द फर्स्ट सेशन हेल्ड इन ए विलेज। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गाँव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जो कि ग्रामीण इलाके में संपन्न हुआ था। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 50वां अधिवेशन था जो कि 1936 में आयोजित किया गया था, ये ऐसा अधिवेशन था जो कि पहली बार ग्रामीण इलाके में संपन्न करवाया गया था। और कहाँ पर हुआ था ये, तो महाराष्ट्र के जलगांव जिले में फैजपुर एक स्थान पड़ता है, वहाँ पर जो है इस अधिवेशन को आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 50वां अधिवेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाई विच ट्रीटी द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वॉज एंडेड। किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था ये किसके बीच लड़ा गया था, तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और कब से कब तक लड़ा गया था, तो 1790 से 1792 तक जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और ये जो युद्ध था, इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी और श्रीरंगपट्टनम की एक संधि हुई थी, उस पर हस्ताक्षर किए, उसके साथ जो है ये युद्ध समाप्त हुआ था। इसके तहत जो है, इस संधि के तहत
जो टीपू सुल्तान थे उन्हें अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा जो है अंग्रेजों को देना पड़ा था। तो याद रखिएगा, ये जो युद्ध था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी उसके साथ जो है ये युद्ध समाप्त हुआ था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर जजिया टैक्स वॉज री इम्प्लीमेंटेड, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो जजिया कर था, जजिया कर जो है ये एक गैर मुसलमानों पर लगने वाला एक धार्मिक कर था और इसे 1564 में अकबर के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन फिर से 1679 में जो है औरंगजेब के द्वारा इसको पुनः लागू किया गया था और फिर उसके बाद 33 साल के बाद 1712 ईस्वी में इसको जहादर शाह के द्वारा कंप्लीटली समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए, सबसे पहले इसको अकबर ने ख़त्म किया, फिर उसके बाद दोबारा जब लागू किया तो ये किसने किया, 1679 में जो है किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा इसको लागू किया गया था। क्वेश्चन में यही पूछा है कि किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 1679। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिटर्न द टाइटल ऑफ नाइटहुड आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नाइटहुड की उपाधि थी, नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1915 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इस हत्याकांड के विरोध में 30 मई 1919 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उन्हें ये जो उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, इसे इन्होंने वापस लौटा दिया था ब्रिटिश सरकार को। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था। तो केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी जी ने भी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये जो उपाधि थी केसरे हिंद की, इसे ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दिया था। किसके विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। एक क्वेश्चन और आता है जी शंकरन नायर से संबंधित। जी शंकरन नायर जो हैं ये वायसराय की परिषद में थे। तो जी शंकरन नायर ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जी शंकरन नायर पर अभी एक मूवी भी बनी है लेटेस्ट में, जिसका नाम है केसरी 2। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किया गया था 1971 में। और कहाँ पर किया गया था, तो स्पेन के बार्सिलोना में जो है प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1971। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू बी ए राइटर। हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक है हाउ टू बी ए राइटर, ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। किसने, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है हाउ टू बी ए राइटर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद विच लॉन्च व्हीकल डिड इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च मंगलयान। भारत ने मंगलयान का सफल परिक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मंगलयान को लॉन्च किया गया था ये किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था PSLV एक्सेल C25 के द्वारा। किसके द्वारा, PSLV एक्सेल C25 के द्वारा जो है मंगलयान को लॉन्च किया गया था। और कब किया गया था, तो 5 नवंबर 2013 में जो है इसे लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसको लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद विच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज डज अरुणाचल प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर। देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। किसके साथ, 3 देशों के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। कौन कौन से, तो भूटान के साथ लगती है, चीन के साथ लगती है और म्यांमार के साथ लगती है। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भूटान, चाइना, म्यांमार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ऑन विच रिवर इज द छिब्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड। छिब्रो बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, छिब्रो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये टोंस नदी पर स्थित है। टोंस नदी पर स्थित है और किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, टोंस। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो देखिए फ्रेंड्स, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये झारखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए फ्रेंड्स, झारखंड से मुझे याद आया है कि प्रीवियस जो वीडियो थी उस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था विदेशिया लोक नृत्य से रिलेटेड। विदेशिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, उसमें मैंने झारखंड आंसर किया है तो वो गलत है। उसका आंसर होगा बिहार। क्या आंसर होगा? बिहार आंसर होगा। सो सॉरी फॉर दैट, आप उसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। बिहार से संबंधित है विदेशिया। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, झारखंड जो है झारखंड में स्थित है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल हिमालय एक्सटेंड्स बिटवीन विच टू रिवर्स। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? तो देखिए फ्रेंड्स, नेपाल हिमालय जो है ये स्थित है काली और तीस्ता नदी के बीच। काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग की अगर बात करें तो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है असम हिमालय। असम हिमालय। सतलुज और काली नदी की अगर बात करें तो सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। और काली और तीस्ता नदी के बीच बताया है नेपाल हिमालय। और एक और हिमालय की बात करते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किस किस के बीच स्थित है? तो सिंधु और सतलुज के बीच। तो इन चार भागों में बांटा गया है हिमालय को, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय और पंजाब हिमालय। तो याद रखिएगा, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेपाल हिमालय स्थित है काली और तीस्ता नदी के बीच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टेक्स द डिसीजन टू होल्ड पंचायत इलेक्शंस। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने हेतु जो निर्णय लिया जाता है वो लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो देखिए फ्रेंड्स, सूचियाँ कितनी हैं? तो 3 सूचियाँ होती हैं। एक होती है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में वो सब्जेक्ट आते हैं, वो विषय आते हैं जिन पर केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है। राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर विवाद की स्थिति होती है तो केंद्र सरकार के बनाए हुए जो कानून होते हैं वो मान्य होते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची का विषय है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन डिफरेंट स्टेट्स। संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं? तो ये है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में जो है राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। इसके अलावा 6ठी अनुसूची भी है। 6ठी अनुसूची में जो है जो 4 राज्य हैं, कौन कौन से? AMTM से याद रख सकते हैं आप। AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। इसको AMTM से याद रखिएगा। तो इन 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जो प्रावधान है वो दिए गए हैं 6ठी अनुसूची में, और बाकी जो राज्य हैं उनके अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो विशेष उपबंध दिए गए हैं वो दिए गए हैं 5वीं अनुसूची में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 5th। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द बॉन्डेड लेबर एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था?
तो देखिए फ्रेंड्स, बंधुआ मजदूर अधिनियम जो है ये पारित किया गया था 1976 में, यानी कि 1976 में जो है संसद के द्वारा बंधुआ मजदूर अधिनियम को पारित किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो संपत्ति का अधिकार है इसे 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था इसको मौलिक अधिकारों से हटाकर जो है कानूनी अधिकार बनाया गया था और इसको 300A में, अनुच्छेद 300A में जो है इसको रखा गया था। तो याद रखिएगा, जो संपत्ति का अधिकार है वो अब कैसा अधिकार है? वो एक कानूनी अधिकार है जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1978 में मौलिक अधिकारों से हटाया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए रिवर सूत्र। ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है ए रिवर सूत्र, ये लिखी गई है गीता मेहता के द्वारा। किसके द्वारा? गीता मेहता के द्वारा जो है ए रिवर सूत्र पुस्तक लिखी गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गीता मेहता। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनायक वॉज, इनायक था, इनायक क्या था? तो देखिए इनायक जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनायक। इनायक की जो है कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर जो है इसकी फुल फॉर्म है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे 1940 के दशक के लास्ट में जो है डिज़ाइन किया गया था। तो याद रखिएगा ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इज़ वर्ल्ड स्लीप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसे ऐसे दिन भी मनाए जाते हैं वर्ल्ड स्लीप डे। तो वर्ल्ड स्लीप डे जो है ये मनाया जाता है हर साल मार्च महीने के 3rd फ्राइडे को। मार्च मंथ के 3rd फ्राइडे को जो है हर साल वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। इसकी कोई भी फिक्स डेट नहीं है कि इस डेट को मनाया जाता है, ये फिक्स है कि मार्च महीने में मनाया जाएगा और जो 3rd फ्राइडे होगा उसको मनाया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं कि जो 3rd फ्राइडे है वो किसके बीच पड़ेगा? लगभग 18, 19, 20, 21, 22 के आसपास जो है 3rd फ्राइडे पड़ेगा। तो देखिए इसमें तो ऑप्शन में डायरेक्ट ही दिया है, कोई भी मार्च का अदर ऑप्शन है ही नहीं, मार्च का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से जो है आप इसको टैकल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 19 मार्च। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स। निम्नलिखित में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पिच है, पिच क्या है? तो पिच जो है ये ध्वनि का वो गुण होता है जिससे हमारी जो आवाज़ होती है वो मोटी या पतली होती है। मोटी या पतली होने का जो गुण होता है ये क्या है? तारत्व है, ध्वनि का तारत्व है। तो ये किस पर निर्भर करता है? तो ये फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच जो है हाई होगा और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच जो है लो होगा। तो याद रखिएगा ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो देखिए फ्रेंड्स, अर्थ जो है ये सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करती रहती है, तो उसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थ के रिवॉल्वेशन के लिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अर्थ टू द मून व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द मास। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित की जाती है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित की जाती है तो उसके मास पर, उसके द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके वेट पर प्रभाव पड़ता है। मास क्या है? सेम रहता है यानी कि अनचेंज रहता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो इनमें से ऐसी कौन सी रेज हैं जिनका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो देखिए गामा रेज, गामा रेज जो होती हैं इनका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है।
एक्स रेज और गामा रेज जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। कैसी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसमें जो गामा रेज होती हैं इनका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और एक्स रेज जो होती हैं इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो गामा रेज की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है अल्फ़ा रेज और बीटा रेज। अल्फ़ा रेज और बीटा रेज क्या है? तो ये रेडियो एक्टिव डिके हैं। क्या है? रेडियो एक्टिव डिके हैं, इनकी कोई भी तरंग दैर्ध्य नहीं होती है। तो याद रखिएगा गामा रेज की जो तरंग दैर्ध्य है इसमें सबसे कम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 6 ohm resistors are connected in parallel across a 6 volt supply. What will be the total resistance of the circuit? 6 के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी भी परिपथ को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसके परिपथ का कुल प्रतिरोध करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमारे पास 3 ही है, इससे आगे भी ले सकते हैं 1/R4, R5 इस तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने हैं? 3 प्रतिरोध हैं, हम 3 ही लेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1/RT इज इक्वल टू R1 R2 R3 क्या हो जाएंगे? तो 6 हो जाएंगे। 6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये क्या हो जाएगा? 3/6 हो जाएगा। 1/RT इज इक्वल टू 3/6, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 आएगा। इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा RT इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर होगा हमारा 2 ओम। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए डिक्रीजेज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एल्कोहल अमंग द फॉलोइंग। शराब का पीएच मान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब तक जो है मैंने इसी तरीके के क्वेश्चन देखे हैं कि लेमन का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन जो है पीएच से पूछे जाते हैं। शराब का पीएच भी पूछा जाता है, तो ये पढ़ के जाइएगा। शराब का पीएच जो है ये 2.8 से 3.6 के बीच में होता है, यानी कि इसका नेचर कैसा होगा? अम्लीय होगा। कितना होता है? 2.8 से 3.6 के बीच में होता है। देखिए जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल पर 1 से 14 तक की वैल्यू दी हुई होती है। कितनी? 1 से 14 तक की वैल्यू जो है पीएच स्केल पर होती हैं। इसमें जो 1 से 7 तक जिन एलिमेंट्स का पीएच होता है वो कैसे नेचर के होते हैं? वो एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी कि अम्लीय उनका माध्यम होता है। अब देखिए जिनका पीएच 7 से 14 तक होता है, 7 से 14 तक जिनका पीएच होता है उनका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। कैसा होता है? उनकी प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है, यानी कि बेसिक नेचर होता है उनका। और जिनका पीएच 7 होता है तो वो क्या होते हैं? ना बेसिक होते हैं ना एसिडिक होते हैं, वो होते हैं न्यूट्रल। तो याद रखिएगा। इससे संबंधित जो है लेमन का पूछा जाता है कि लेमन का पीएच कितना होता है? तो लेमन का पीएच होता है 2 से 3 के बीच में। ये भी क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है इसका। लार का यानी कि सलाइवा का पूछा जाता है। सलाइवा का पीएच कितना होता है? तो सलाइवा का जो पीएच होता है वो 6.2 से 7.6 होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो है पीएच से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि ब्लड का पूछ लिया, यूरिन का पूछ लिया। तो ब्लड का भी मैं आपको बता देती हूँ। ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.35 से 7.45 के बीच में जो है ब्लड का पीएच होता है, यानी कि ये हल्का सा क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि 7 से ज़्यादा होता है। यूरिन का पीएच कितना होता है? तो यूरिन का पीएच होता है 4.6 से 8.0 के बीच में, यानी कि 8 तक जो है यूरिन का पीएच हो सकता है। तो ये सब जो पीएच मान है ये आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 2.8। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ विच एलिमेंट। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो बिजली का जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टंगस्टन।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द हेलिना डिफेंस इक्विपमेंट। हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो हेलिना रक्षा उपकरण को जो है ये भारत ने विकसित किया है। भारत के DRDO के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच पोर्ट इज़ नोन एज द कॉफ़ी पोर्ट। किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से ऐसा कौन सा पोर्ट है जिसे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस पोर्ट को, सेंटोस पोर्ट को जो है कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो सेंटोस पोर्ट है ये ब्राज़ील में स्थित है। कहाँ पर? ब्राज़ील में। ब्राज़ील के साओ पाउलो में, साओ पाउलो स्टेट में जो है सेंटोस पोर्ट स्थित है। और ये जो साओ पाउलो है ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है साओ पाउलो, और यहीं पर स्थित है सेंटोस। और ये जो पोर्ट है यहाँ से सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। इसी वजह से इस बंदरगाह को कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इंडिया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय दिया जाता है रामानंद को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामानंद। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु पब्लिश द मैगजीन बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो देखिए, बहिष्कृत भारत नामक जो पत्रिका थी इसका प्रकाशन किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में जो है बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है दलितों के अधिकारों और सामाजिक समानता के लिए आवाज़ उठाना जो है इस बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का उद्देश्य था, जिसे 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैसोहोल इज़ ए मिक्सचर ऑफ। गैसोहोल मिश्रण है। तो गैसोहोल किसका मिश्रण है? देखिए फ्रेंड्स, ये हिंदी वाले ऑप्शंस में जो डी ऑप्शन है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो थोड़ा कट गया है। तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं 50% पेट्रोल है और 50% अल्कोहल है। तो क्वेश्चन में पूछा है गैसोहोल मिश्रण है। गैसोहोल किसका मिश्रण है? तो देखिए फ्रेंड्स, गैसोलीन और इथेनॉल का जो मिश्रण होता है उसे गैसोहोल के नाम से जाना जाता है। इसे पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर जो है बनाया जाता है, जिसमें 90% पेट्रोल होता है और 10% क्या होता है? अल्कोहल होता है। तो गैसोहोल किसका मिश्रण है? 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल के मिश्रण को जो है गैसोहोल कहा जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। इन विच स्टेट इज़ कांगेर घाटी नेशनल पार्क लोकेटेड। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं मणिपुर, असम, केरला या फिर छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।